अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश इफ्तिखार है और मैं ई-रोज़गार में क्रिएटिव डिज़ाइन का ट्रेनर हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह हम लोग अपनी डिज़ाइन की सर्विसेज को प्राइस करते हैं या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट उसको प्रोजेक्ट पे कोड करते हैं। जिन लोगों को आइडिया नहीं है कि कोड क्या होता है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे दूँ। कोड का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट है, उसने आपको रिक्वायरमेंट सेंड की और वो ये चाहता है कि आप उसको इस काम के करने के लिए प्राइस बता दें कि पूरी ब्रांडिंग या लोगो डिज़ाइन या पोस्टर डिज़ाइन आप कितने में करके दोगे। ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है बिगनर्स के लिए कि उनको आइडिया नहीं होता कि कहीं वो बहुत ज़्यादा प्राइस ना दे दें, कहीं वो बहुत कम प्राइस ना बता दें, क्लाइंट लूज ना हो जाए। तो इस चीज़ से बचाने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरह क्लाइंट को कोड करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़ूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को ऑलरेडी लोगो डिज़ाइन करना या पोस्टर डिज़ाइन करना या इवन के बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना आता है, जो कि आप क्लाइंट को सेल कर सकते हैं। और शायद आपने उसके अगेंस्ट गिग भी क्रिएट किया होगा जिसकी प्राइस सेट करते हुए आपको थोड़ा सा इशू आ रहा होगा। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना है कि एक्चुअल में प्राइस होती क्या है। प्राइस एक्चुअल में सम है आपके कॉस्ट और प्रॉफिट का। अब डिजाइन की फील्ड के अंदर कॉस्ट क्या है और प्रॉफिट क्या है। कॉस्ट अगर हम देखें तो कॉस्ट का मतलब ये है कोई सर्विस देने में या कोई प्रोडक्ट क्रिएट करने में आपके कितने पैसे उसके ऊपर लग रहे हैं। तो डिजाइन करते हुए हमारे कोई बहुत ज्यादा उस पर पैसे नहीं लग रहे होते। फॉर एग्जाम्पल आपका जस्ट लैपटॉप का खर्चा है, आपके इंटरनेट का खर्चा है, या आपने कोई वीडियो ट्यूटोरियल परचेज किया है या कोर्स परचेज किया है, मैक्सिमम आपकी एक तरह से उसके ऊपर कॉस्ट लग रही है। उसके अलावा बाकी आप जो भी क्लाइंट को कोटेशन देते हो वो सारी आपकी प्रॉफिट में आ रही होती है। इसलिए डिजाइन की सर्विसेज में प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। तो अब जो मेन चीज इसमें आती है वो समझने वाली ये है कि हम लोग हाई प्राइस या लो प्राइस के दरमियान अपने आप को कहाँ देखते हैं। आप लोगों ने खुद भी फाइवर के ऊपर गिग्स देखे होंगे, वहां पे ये चीज आती है कि कुछ लोगों की प्राइस बहुत ज्यादा कम होती है, कुछ लोगों की प्राइस बहुत ज्यादा होती है। हम लोगों ने देखना है कि हम लोग कहाँ पे फॉल करते हैं। उसको देखने के लिए हमें फर्स्ट एक काम करना है, वो ये है कि अपने जो काम है उसको चेक करना है, उसको कंपेयर करना है बाकी तमाम डिजाइनर्स के साथ कि वो लोग क्या डिजाइन कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग फाइवर पे जाते हैं और वहां पे जाके बाकी लोगों के गिग्स को देखते हैं, बाकी लोगों के डिजाइन्स को देखते हैं और सेम कैटेगरी के अंदर जिस कैटेगरी में हम लोग सेल कर रहे हैं। अब उसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मल्टीपल डिजाइन्स हैं हमारे सामने। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हमें यहाँ पे $300 के अंदर लोगो डिजाइन करके दे रहे हैं, कुछ $25 के अंदर लोगो डिजाइन करके दे रहे हैं, कुछ इवन के $7,000 के अंदर लोगो डिजाइन करके दे रहे हैं। तो फिर ऐसी क्या चीज है जो हमें उनसे डिफरेंट बनाती है। सबसे पहली चीज, उनकी इस काम में कॉस्ट ज्यादा लग रही है। कॉस्ट किस तरह ज्यादा लग रही है, उन्होंने एक आर्ट की डिग्री की हुई है या डिजाइन की डिग्री की हुई है जिसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट या ऑलमोस्ट प्राइस है वो पाकिस्तानी रुपीस के अंदर 20 से 30 लाख तक जाती है। जी हाँ, उन्होंने इतने पैसे दे के डिजाइन सीखा हुआ है। आप लोग इस टाइम एक फ्री कोर्स कर रहे हैं, इसलिए आप लोग अपनी जब प्राइस रख रहे होते हैं तो आपके माइंड में ये चीज नहीं आ रही होती। जब आप डिग्री करके इस तरह डिजाइन की डिग्री करके जब आप सेल कर रहे होते हो अपने डिजाइन को, पहली चीज कि आपका डिजाइन बहुत ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि एक शख्स ने 4 साल डिजाइन पे लगाए हैं, एक शख्स ने 3 महीने का कोर्स किया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसमें दोनों में फर्क होगा। बट मेन चीज ये है कि उस शख्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा उसके ऊपर लगी है, उसकी टाइम और एनर्जी बहुत ज्यादा लगी है उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसकी प्राइस खुद ब खुद ज्यादा हो रही है। जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी, प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। उसकी कॉस्ट ही इतनी ज्यादा जिसकी वजह से उसकी प्राइस खुद ब खुद ऊपर जा रही है, इसलिए उनकी प्राइस $1,000 से अबव होती है। दूसरी चीज कि उनकी प्राइस इतनी ज्यादा क्यों है, उसकी वजह यह है कि इनका जो काम है, इनका जो एक्सपीरियंस है वो हमसे काफी ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी प्राइस ज्यादा आ रही है। स्टिल ऐसा नहीं है कि हम लोग इस तरह का काम नहीं कर सकते। अगर हम भी इतनी प्रैक्टिस करें, इतना टाइम इन्वेस्ट करें, तो ऑब्वियसली हम लोग भी इस तरह के डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी हमारा स्टार्ट है। हम लोगों ने सबसे पहले एज अ डिजाइनर ये देखना है कि हम यहाँ पे किस प्राइस ब्रैकेट के दरमियान फॉल करते हैं। आप सिंपली अपने डिजाइन को कंपेयर करते हो बाकी तमाम लोगों के डिजाइन के साथ कि हमारा जो डिजाइन है वो कितना अच्छा है और उनका डिजाइन कैसा है। अगर वो शख्स $20 के अंदर इस तरह का लोगो डिजाइन कर रहा है, जिस तरह का लोगो आप भी डिजाइन कर सकते हैं, तो आप अपनी प्राइस उसके $20 के आसपास रख सकते हैं।
बस याद ये रहे कि आप जो भी अपनी प्राइस सेट करोगे आपका काम को जस्टिफाई कर रहा हो। ऐसा ना हो कि आपने $50 चार्ज कर रहे हैं या $100 चार्ज कर रहे हैं, बट आपके पोर्टफोलियो के अंदर जस्ट 3 लोगो डिजाइन पड़े हुए हैं, तो क्लाइंट को वो चीज जस्टिफाई नहीं करती। क्लाइंट वो फेयर नहीं समझता कि मैं एक शख्स को $100 का लोगो बनाने के लिए कह रहा हूं, लेकिन उस शख्स ने लाइफ में जस्ट 3 लोगो डिजाइन किए हुए हैं। तो मेक श्योर ही करें कि आप प्रैक्टिस करके अपने पोर्टफोलियो को ग्रूम करें, उसमें मजीद सैंपल्स ऐड करें, और फिर आप एक अच्छी प्राइस चार्ज करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो उसको रिफ्लेक्ट भी करेगा। ठीक है। सो मेन चीज ये है कि आप लोगों ने जो भी अपनी गिग्स की प्राइस रखनी है, मेक श्योर ही करें कि वो जस्टिफाई कर रही हो। तीसरी चीज ये है कि आप लोगों ने जस्ट ऑर्डर ज्यादा लेने के लिए प्राइस नहीं गिरा देनी है, प्राइस कम नहीं कर देनी कि मैं कम प्राइस में चीज सेल करूंगा तो मुझे ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। देखिए, पहली चीज ये है कि ये अनएथिकल है मार्केट के लिहाज से, और सेकेंडली आपने कभी भी अपनी प्राइस को कम नहीं करते, कोशिश ये करते हैं कि आप अपने जो प्रोजेक्ट है उसका स्कोप कम कर दें। अब थोड़ा समझिएगा कि इसका क्या मतलब है। हम अगर अपनी प्राइस, फॉर एग्जांपल मैंने $100 रखी हुई थी जिसके अंदर मैं लोगो डिजाइन करके दे रहा था और मुझे कुछ दिन से काम नहीं आ रहा, मैं फौरन अपनी प्राइस कम करके $50 के ऊपर कर लेता हूँ, $60 के ऊपर कर लेता हूँ, ताकि मुझे काम ज्यादा मिलने लग जाए। जो सबसे बड़ा इफेक्ट इसमें आएगा वो ये होगा कि आपके जो पुराने क्लाइंट्स हैं वो अफेक्ट होंगे। वो कहेंगे कि हमने $100 में लोगो डिजाइन करवाया, अब इसने प्राइस कम कर दी है, तो ये एक बैड इंपैक्ट क्रिएट करता है उनके ऊपर। सो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम लोग अपनी प्राइस सेट करें। अब स्कोप किस तरह कम किया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल आप $100 के अंदर 4 कॉन्सेप्ट दे रहे थे, अब अगर आपको लगता है कि नहीं काम कम आ रहा है तो आप उसकी स्कोप ज्यादा कर सकते हैं। आप सिंपली कोशिश करके उसमें 4 कॉन्सेप्ट की जगह 6 कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, 7 बिजनेस कार्ड ऐड कर दें, यानी कि स्कोप चेंज हो रहा है, ओवरऑल जो आपके पैकेज है वो चेंज हो रहा है, प्राइस आपकी वहीं पे है। सो इससे होता ये है जो पुराना क्लाइंट आए भी तो आप उसको कह सकते हो कि अब मैं एक्स्ट्रा चीजें भी साथ दे रहा हूं। तो मेन चीज ये है कि आपने प्राइस कम नहीं करनी, आप कोशिश करें कि स्कोप को चेंज कर लें। ठीक है। प्राइस जब आप चेंज करते हो तो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट लेके आता है आपकी सर्विस के ऊपर। ठीक है। मेक श्योर करना है प्राइस जब भी चेंज हो, प्राइस ज्यादा हो रही हो, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है। प्राइस ज्यादा करने में कोई मसला नहीं है, उसकी सिंपल जस्टिफिकेशन आपके पास है कि अब मेरा काम बेहतर हो रहा है, मैं ज्यादा चीजें बना के दे रहा हूँ या अपने पैकेज के अंदर मोर वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो इसलिए वहां पे प्राइस ज्यादा कर सकते हो, उसमें कोई मुजाहिका नहीं है। बट ज्यादा प्राइस से कम पे आना जस्ट इसलिए कि आपको काम ज्यादा मिल जाए, तो कोशिश करें कि आप इस चीज से बचें और अपने स्कोप को ज्यादा कर लें अगर इस तरह की कोई चीज आपको फेस करनी पड़ती है। ठीक है। होता कुछ इस तरह से कि अगर आप ज्यादा प्राइस के अंदर काम करके दे रहे हो तो आपको महीने में शायद 2 या 4 क्लाइंट्स मिलें, लेकिन उसका फायदा ये होता है कि आपको कम प्राइस के अंदर 40 क्लाइंट्स को हैंडल नहीं करना पड़ता, जहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, प्रोजेक्ट कैंसिलेशन होती है, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो इसलिए आप उन तमाम चीजों से बच जाते हैं। सो इससे हमने सीखा ये है कि जो भी हमारी प्राइस ब्रैकेट है उसमें जिस तरह के हम लोग प्राइस सेट कर रहे होंगे उसी तरह का हम काम भी डिलीवर कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो $10 का जो लोगो डिजाइन हो रहा है फाइवर के ऊपर, उसको हम अगर कंपेयर करें $1800 वाले लोगों के साथ, तो उसका कोई कंपैरिजन एक्चुअल में बन ही नहीं रहा। अगर आप दोनों डिजाइन को देखें, इतनी अभी तक डिजाइन सेंस आप लोगों की होप की डेवलप होगी कि आप दोनों में बड़ा इजीली फर्क बता सकते हैं। एक जो लोगो डिजाइन हो रहा है लेफ्ट साइड पे $10 पे, उसमें क्या है कि उसमें इंटरनेट के ऊपर जो डिजाइन मौजूद हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके डिजाइन किया जा रहा है। लेकिन अगर हम राइट साइड पे देखें तो बिल्कुल यूनिक डिजाइन हैं। एक उनके अंदर प्रॉपर यूनिफॉर्म लाइन यूज हो रही है, यूनिफॉर्म स्टाइल यूज हो रहा है, एक कस्टम डिजाइन क्रिएट हो रहा है जिसका हमें आइडिया हो रहा है कि बिल्कुल ये जो चीज है ये पहले एग्जिस्ट नहीं करती। सो इसलिए हम लोगों ने देखना है कि हम लोग किस तरह से इन दोनों प्राइस ब्रैकेट्स के दरमियान कहाँ पे फॉल करते हैं। आई एम श्योर कि आप लोग इंटरनेट से उठा के लोगो डिजाइन नहीं करोगे, तो इसलिए $10 के अंदर तो आप लोगो डिजाइन नहीं करेंगे। लेकिन आपने $1800 पे भी नहीं जा सकते क्योंकि अभी आपका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो हमने दोनों चीजों में देखना है कि कहाँ पे हम फॉल करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं तो वो सारे के सारे एक ही प्राइस सेट कर लेंगे, लेकिन हर स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटी है, जो उसके डिजाइन स्किल है, उस पर डिपेंड करता है, उसके पोर्टफोलियो पर डिपेंड करता है कि वो कितनी प्राइस रख सकता है। ठीक है। सो आज हम लोग देखते हैं मजीद डिटेल के अंदर इसको कि हम लोगों ने कैसे अपनी प्राइस को बेहतर करना है। तो उसका सबसे पहला जो तरीका है, सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि आप अपने आप को ट्रैक करते हो कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया और अभी आप कहाँ पे मौजूद हो, और फिर साथ साथ खुद को इम्प्रूव करते हो। ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट से कुछ डिजाइन उठाओ,
उसको थोड़ा बहुत चेंज करो और उसको पोर्टफोलियो में लगाते जाओ। आप खुद सोचें, अगर आप उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आपकी प्राइस ऑटोमेटिकली कम होगी। ठीक है, ये सिंपल दुनिया का फार्मूला है कि जितना आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे, एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे या प्राइस इन्वेस्ट करेंगे, मनी इन्वेस्ट करेंगे उसमें, तो उतना ही आपको रिटर्न मिल रहा होगा, उतनी ही आपकी ज़्यादा प्राइस सेट हो रही होगी। सो इसलिए अगर आप इस चीज़ में पोर्टफोलियो में जाके जस्ट नेट से अपने डिज़ाइन उठा के लगाते रहोगे तो उसमें फिर आपको रिटर्न भी उतना ही मिलेगा, $10 $20 वाला लोगो। जब आप अपना काम प्रेजेंट कर रहे होगे पोर्टफोलियो में तो उसमें आपके कॉन्फिडेंस में भी फर्क होगा, आपके बात करने के तरीके में भी फर्क होगा। याद रहे, क्लाइंट को जो आप दिखाओगे, जिस तरह का आप डिज़ाइन दिखाओगे वो उसी तरह से परस्यू करेगा। क्लाइंट को नहीं आइडिया कि आपने कितने टाइम से डिज़ाइनिंग कर रहे हो, क्लाइंट जस्ट आपका पोर्टफोलियो देख के आइडिया कर रहा होता है कि इस पर्सन ने कितने टाइम से डिज़ाइनिंग की है या ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस कितना है। सो आपने ये चीज़ क्लाइंट को बतानी है, और ये चीज़ हम क्लाइंट को कैसे बताएंगे? आपके पोर्टफोलियो से, आपकी कम्युनिकेशन से, आपकी डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, अगर आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रामर के इश्यूज नहीं है, प्रॉपर एक रिजिड किस्म की डिस्क्रिप्शन आपने लिखी हुई है, इसमें आपके ट्रेनर्स जो हैं वो आपकी हेल्प करेंगे इसमें, तो इसलिए उसके बाद आपका पोर्टफोलियो आता है। पोर्टफोलियो में जो आपने चीज़ें लगाई हुई हैं वो इंटरनेट से नहीं उठाई हुई या आपने किसी कॉपी नहीं की हुई, वो एक्चुअल में आपका अपना काम है। सो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि बेशक पोर्टफोलियो में काम थोड़ा हो बट वो आपका अपना हो और अच्छा हो। याद रहे, क्लाइंट को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसका काम किया हुआ है, कितने पैसे में काम किया हुआ है, कितनी ओवरऑल इसमें आपकी मेहनत इन्वॉल्व थी। क्लाइंट को इस बात से फर्क पड़ता है कि आपका प्रोसेस क्या था, क्या प्रॉब्लम थी और आपने क्या सोल्यूशन दिया उसको, कंपनी को क्या चाहिए था और आपने क्या डिलीवर किया उसके अगेंस्ट, और वो चीज़ उसमें देख रहा होता है। क्लाइंट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने ये जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए, असाइनमेंट के लिए लोगो डिजाइन किया है या आपने एक्चुअल किसी क्लाइंट का काम किया। सो हमने कोशिश ये करनी है कि हम लोग खुद को ट्रैक करें और साथ साथ खुद को इम्प्रूव करें। आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने किस तरह अपनी गिग की प्राइसिंग सेट करनी है। पहले खुद को ट्रैक करें कि आप लोग कहाँ पे फॉल करते हैं और टाइम के साथ साथ खुद को इम्प्रूव करके अपनी प्राइसिंग ज्यादा करते जाएंगे। ठीक है, कभी भी आप लोगों ने एक प्राइस पे सेट नहीं रहना कि मैं इसी में काम कर रहा हूँ तो इसी में काम करता रहूंगा। आपको अंदाजा ही नहीं होगा आपका टाइम के साथ साथ डिजाइन कितना बेहतर हो रहा है, तो एक्चुअल में आप कम पैसों के अंदर काफी अच्छा काम डिलीवर कर रहे होगे। सो उस चीज से बचने के लिए आपने मेक श्योर ये करना है कि जितनी आप मेहनत कर रहे हो उसके अगेंस्ट आपको उतना ही रिवॉर्ड भी मिल रहा हो। सो नेक्स्ट चीज आती है प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट हमारे पास आता है और वो हमारे पास एक रिक्वायरमेंट पुट करता है या एक रिक्वायरमेंट देता है हमें किसी भी डिज़ाइन की कि मुझे इस तरह का लोगो चाहिए, मुझे इस तरह का फॉर एग्जांपल ब्रोशर चाहिए, पोस्टर चाहिए, या मुझे अपनी कंपनी की वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है। कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो हमने उसको कैसे कोटेशन देनी है, हमने कैसे उसको बताना है कि मैं आपका ये काम कितने में करके दूंगा। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बस एक एग्जैक्ट प्राइस रखी हुई, जो मर्जी क्लाइंट आए आपने बस वो प्राइस को बता देनी है। हमेशा आप उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हो, समझते हो। माइट भी उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा लाइक फॉर एग्जांपल डिफिकल्ट हो काम करने में, तो इसलिए फिर आप उसको डिफरेंट कोट कर रहे होते हो। सो हम लोगों ने देखना है कि कोटेशन किस किस बेस के ऊपर हो रही होती है या प्राइस हम किस बेस पे पुट कर रहे होते हैं। टोटल 4 कॉमन मेथड्स हैं जो दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं प्राइस पुट करने के लिए या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के लिए। वो चारों मेथड हम देखेंगे और चारों को समझेंगे कौन सा मेथड हमने कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, सो सबसे पहला अगर हम प्राइस में मेथड देखें तो वो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है जो कि है प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग। प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट आता है, वो आके कहता है कि मुझे लोगो डिजाइन करवाना है। आपने सिंपल एक प्राइस सेट की हुई है लोगो डिजाइन के प्रोजेक्ट के लिए कि किसी ने भी लोगो डिजाइन करवाना है, वो सिंपल मैं $100 के अंदर बना के दूंगा और आपको 3 कॉन्सेप्ट, उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्रिएट करके दूंगा। सो आपने ये एक सिंपल पैकेज क्रिएट किया हुआ है और आप तमाम अपने क्लाइंट्स को वही पैकेज दे रहे हैं। इसमें ये होता है कि आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्लाइंट कौन है, उसका क्या ओवरऑल बजट है या क्या उसका मेथड है काम करने का। आपने जस्ट एक प्राइस सेट की हुई है कि मैं जी इतने पैसों के अंदर, इस प्राइस सेट के अंदर आपको इतने कॉन्सेप्ट या ये डिजाइन करके दूंगा। इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहले इसके अंदर आपकी, इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है फ्लैट फी के नाम से,
कि आपने जस्ट एक प्राइस सेट की हुई है और आप हर किसी को वही प्राइस दे रहे हो। इसके अंदर नॉर्मली आपके जो फाइवर के गिग्स हैं उनको हम लोग इसमें इन्वॉल्व करते हैं, या गिग्स के जो पैकेजेस हैं आप लोगों के, उसको हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग कहते हैं या पैकेज बेस्ड प्राइसिंग कहते हैं। इसमें आप लोगों का दूसरा फायदा ये होता है कि आप लोग एक ही क्लाइंट आपके पास आ रहा है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लेके, तो आपने जस्ट एक प्राइस सेट की हुई है एक काम की, और वो आपको जस्ट पुट या रिक्वायरमेंट्स, अगर आपको रिक्वायरमेंट्स समझ आ गई हैं इसमें, तो आप जस्ट उसके अगेंस्ट उसको आपका जो पैकेज की प्राइस है या आपके प्रोजेक्ट बेस्ड जो आपकी प्राइसिंग है उसको बता देते हैं कि लोगों के मैं $100 चार्ज करता हूँ, मुझे समझ आ गया है कि आपको इस कंपनी का लोगो चाहिए, ये कलर्स मैंने यूज करने हैं और मैं जस्ट $100 चार्ज करूंगा, और आप उसको प्राइस की बताते हैं और प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है या स्ट्रेटेजी आती है उसको कहते हैं ओवरली रेट। ओवरली रेट में आप लोगों ने माइट भी कुछ प्लेटफॉर्म देखे हों अपवर्क के नाम से या फ्रीलांसर के नाम से, जहां पे क्लाइंट को ओवरली चार्ज किया जा रहा होता है, यानी कि घंटे के हिसाब से कि कितने घंटे मुझे इस काम को करने में लगेंगे। तो मैं आपको ये फॉर एग्जांपल लेट्स से 10 आवर्स मुझे लगेंगे इस काम को करने में, तो आप उसको उस हिसाब से पे चार्ज कर रहे होते हैं। नॉर्मली डिजाइनर्स का एक प्राइस सेट होती है, लेट्स से $20 पर आवर उनका रेट होता है, $100 भी रेट है कुछ डिजाइनर्स का। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो उस टाइम पीरियड के अंदर उनको काम करके दे रहे होते हैं, और फिर क्लाइंट आपको एक आवर बेस के ऊपर पे कर रहा होता है कि आपको इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे, और फिर मैं आपको उतने ही उसके अगेंस्ट पैसे दे रहा हूँ। नॉर्मली इसको कैलकुलेट करने का मेथड कुछ इस तरह से है कि आप फॉर एग्जांपल लोगो डिजाइन करने के $100 चार्ज करते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर। जो पहला हमने मेथड पढ़ा उसके अंदर फॉर एग्जांपल आप $100 चार्ज करते हैं लोगो डिजाइन के। अब ओवरली रेट हमें किस तरह पता चलेगा कि मुझे इसमें ओवरली को कितना चार्ज करना चाहिए? तो पहले आपने ये देखना है कि एक लोगो डिजाइन करने में आपको टाइम कितना लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपको लगते हैं 3 दिन लगते हैं या 4 दिन लगते हैं। अब उन 3 या 4 दिन आप पूरे 24 घंटे तो उस पर काम नहीं कर रहे होते, आप रोज के 2 घंटे या 3 घंटे उस पर लगा रहे होंगे। सो इसलिए आपने चेक करना है कि एक्चुअल में आप कितने आवर्स लोगो डिजाइन के ऊपर काम कर रहे होते हो। लेट से आप दिन के 2 घंटे या 3 घंटे आप एक्चुअल में उसके ऊपर बैठ के काम कर रहे हैं, और टोटल 4 दिन बाद आप लोगो उसका डिलीवर कर देते हैं। सो आपने टोटल आवर्स काउंट करने हैं कि आपको कितने आवर्स लग रहे हैं। लेट से आपको अगर 6 आवर्स लगते हैं, 2 घंटे रोज के आप उसको दे रहे हो क्योंकि आप बाकी प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, सो जस्ट 2 घंटे रोज के आप उसको देते हो, और आपको 6 आवर्स लगते हैं उसको पूरे एक लोगो डिजाइन करके देने में। सो अगर हम लोग अपना रेट $20 रखते हैं तो टोटल इसकी कॉस्ट बनती है $120। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे $100 वाले पैकेज से थोड़ी सी ज्यादा प्राइस बन रही है, और ये प्राइस कैसे जस्टिफाई होती है? ये इस तरह जस्टिफाई होती है कि जब हम लोग इस क्लाइंट का काम करेंगे उन 6 घंटों के दौरान हम कोई और काम नहीं करेंगे। ये किस तरह मेक श्योर किया जा रहा होता है? अपवर्क और फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट्स के ऊपर इस तरह के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं कि जो हर थोड़ी देर बाद स्क्रीनशॉट्स ले रहे होते हैं आपकी स्क्रीन के, कि मेक श्योर करें कि आप अपने प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहे हो, आप यूट्यूब या फेसबुक ओपन करके टाइम ज़ाया नहीं कर रहे और क्लाइंट को एक्स्ट्रा आवर्स के लिए चार्ज करते जा रहे हैं कि आपने 2 घंटे में कोई काम नहीं किया, आप जस्ट बैठ के मूवी देखते रहे हैं, और उसके बाद क्लाइंट के पास जो $40 का एक कोटेशन आ गई कि आपके जो डिज़ाइनर्स हैं या आपके जो डिज़ाइनर हैं उन्होंने जी 2 घंटे काम किया है और $40 उनके ऐड हो जाएंगे प्राइस में। तो ऐसा नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर रैंडम टाइम के ऊपर स्क्रीनशॉट्स ले रहे होते हैं मेक श्योर करने के लिए कि आपने जो आवर्स मेंशन किए हैं आप उसके अंदर वो काम करें। सो उस टाइम के अंदर हम कोई और काम नहीं कर सकते। किसी और क्लाइंट को, लाइक फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट की कोई चेंजेस आए हैं या किसी क्लाइंट का कोई काम है, तो उस टाइम में हम वो काम नहीं करेंगे। सो वो डेडिकेटेड जो आवर्स हम क्लाइंट को दे रहे होते हैं वो यहाँ पे फिर जस्टिफाई होते हैं कि जस्ट हम आपका काम कर रहे हैं, हम किसी और का काम नहीं कर रहे, तो माइट भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो हम उस टाइम के ऊपर। तो ओवरऑल इस तरह से हम लोग क्लाइंट को ओवरली रेट के ऊपर चार्ज कर रहे होते हैं। ओवरली रेट जो है वो नॉर्मली अब इस एरा के अंदर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। उसकी वजह ये भी है कि कुछ जो हमारे पास डिज़ाइनर्स हैं वो फॉर एग्जांपल बहुत जल्दी काम कर लेते हैं। जैसे एक बहुत एक्सपीरियंस डिज़ाइनर है, वो जस्ट 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर आपको लोगो डिज़ाइन करके दे देता है। तो उस केस में क्या होता है कि फिर उसको $200 या $300 अपना रेट रखना पड़ता है कि मैं जो 2 घंटे काम करूं, मेरा जो ओवरऑल रेट है वो वहां पे सेट हो जाए। लेकिन फिर जो डिज़ाइनर आता है वो उसको ये रेट बहुत ज़्यादा लग रहा होता है,
बाकी तमाम जो लोगो डिजाइनर्स होते हैं उनसे। सो इसलिए इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बड़े जो डिज़ाइनर्स हैं वो अवॉइड कर रहे होते हैं। और वैसे भी लोगों के प्रोसेस के अंदर आप ओवर नहीं सेट कर सकते। आपको अचानक भी आइडिया आ सकता है लोगो डिज़ाइन का, माइट भी आपको 2-3 दिन लगे। जो बड़े डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने नाइकी का लोगो फॉर एग्जांपल डिज़ाइन किया, वो क्लाइंट की जस्ट एक जो मीटिंग थी उसी दौरान उन्होंने नेपकिन के ऊपर लोगो डिज़ाइन कर दिया और क्लाइंट ने कहा कि बस हमें ये लोगो पसंद आ गया, आप इसको फाइनलाइज कर दें। लेकिन डिज़ाइनर ने कहा कि बट मुझे अभी टाइम लगेगा, मैं माइट भी मजीद कॉन्सेप्ट देखूं इसके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बस मुझे लोगो पसंद आ गया, आप इसी को फाइनलाइज कर दें। तो आपको नहीं पता होता कि कब अचानक से आपको एक डिज़ाइन माइंड में आए और वो क्लाइंट को फाइनलाइज कर दें क्लाइंट के साथ। तो इसलिए इसको टाइम के अंदर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ओवरली रेट को बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते या डिज़ाइनर्स पसंद नहीं करते। इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड चार्जिंग को प्रेफर किया जाता है, या नए जितने भी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं वो प्राइसिंग जो कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग ही है। इन दोनों प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज के बाद एक और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आती है जिसको कहा जाता है वैल्यू बेस्ड चार्ज। अब वैल्यू बेस्ड का क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझिएगा। और ये बहुत ही एडवांस लेवल का और बहुत ही अच्छा मेथड है प्राइसिंग सेट करने का। इसमें हम मेक श्योर करते हैं कि हम ऑलमोस्ट हर तरह के डिज़ाइंस क्रिएट कर सकें जो हम लोगों ने क्लाइंट को डिलीवर करने हैं या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, हम उसको फुलफिल कर सकें। पहली चीज़ हमने ये मेक श्योर करनी है। उसके बाद वैल्यू बेस्ड का मतलब ये है कि जो डिज़ाइन हम क्लाइंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं, क्लाइंट के नज़दीक उसकी क्या वैल्यू है। थोड़ा सा इसको समझिएगा कि क्लाइंट के नज़दीक उसके लोगो डिज़ाइन की क्या वैल्यू है, या आप फॉर एग्जांपल उसकी वेबसाइट डिज़ाइन करके दे रहे हो, उसका फ्रंट एंड डिज़ाइन करके दे रहे हो, उसके नज़दीक इस चीज़ की क्या वैल्यू है। क्या लोगो डिज़ाइन जस्ट नॉर्मल है कि ठीक है हमें अपना लोगो चाहिए, वो हम क्रिएट करके अपनी किसी वेबसाइट के ऊपर या अपने ब्रोशर्स के ऊपर लगा लेंगे, इससे ज़्यादा हमारे लिए लोगो मैटर नहीं करता। या फॉर एग्जांपल कोई ऐसा क्लाइंट है जिसका 10 साल से लोगो डिज़ाइन हुआ है, फॉर एग्जांपल एप्पल है। एप्पल कहता है कि हमने अपना लोगो रीडिज़ाइन करना है। अब आप खुद सोचें कि जब वो लोगो रीडिज़ाइन करेंगे तो दुनिया के कितनी प्रोडक्ट्स जो वो लोग क्रिएट कर रहे हैं उन तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर उनका लोगो लगेगा, और दुनिया के मल्टीपल जो मीडिया कंपनीज हैं वो उसके ऊपर बैठ के उस पर क्रिटिक करेंगे कि क्या ये लोगो अच्छा है या नहीं है। कुछ लोग उसके ऊपर मीम्स क्रिएट कर रहे होंगे कि ये लोगो इस तरह का बना है या उस तरह का बना है। तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो क्या हम दोनों क्लाइंट्स को, जो एक क्लाइंट, पहला क्लाइंट जो सिंपल एक कंपनी है जिसकी या किसी के जस्ट एक ऑफिस है, उसमें अपना लोगो यूज करना है, या कोई मल्टी नेशनल कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जिसका आप लोगो डिजाइन करने चाह रहे हो, क्या आप दोनों को $100 ही चार्ज करोगे? इसका आंसर आपके माइंड में आएगा कि नहीं, मैं एप्पल को ज्यादा चार्ज करूंगा। लेट से एप्पल आपसे कहता है कि नहीं, मैंने प्रोजेक्ट बेस में देखा है या आपके रेट में देखा है या आपके फाइवर के गिग के ऊपर देखा है कि आप तो $100 चार्ज कर रहे हैं, फिर आप मुझे क्यों ज्यादा चार्ज कर रहे हैं? तो उसकी जस्टिफिकेशन ये होती है, आपके काम के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अगर फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइन नहीं होता ठीक से तो वहाँ पे बैकलैश कर जाएगा, वहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं, लोग उसका मजाक बना सकते हैं और इवन के सेल्स भी अफेक्ट हो सकती हैं। इसकी मैं एग्जांपल एक मजीद आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल स्मॉल आपके पास एक रेस्टोरेंट है जो कि अपना लोगो रीडिज़ाइन करवाना चाहता है। उनकी जस्ट एक लोकल शॉप है, वहाँ पे उनके फॉर एग्जांपल बर्गर्स हैं, उसके लिए वो लोगो डिज़ाइन करवा रहे हैं, वो बर्गर सेल करते हैं। तो आपने उसका लोगो डिज़ाइन किया, वो अपने जो मेन्यू है उस पर लोगो लगा लेंगे मैक्सिमम, उनकी पैकेजिंग है, उनकी जो शॉप है उसके बाहर वो लोगो लगाएंगे। तो उनकी जो ओवरऑल लोगो की क्रिटिक है या जिन लोगों ने उनका लोगो देखना है या डिज़ाइन देखना है वो जस्ट वहाँ के लोकल पीपल हैं। तो इतना ज़्यादा इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। अगर लोगो इतना बुरा भी बन जाता है, कोई इशू भी आ जाता है, तो उससे उनकी ज़्यादा सेल्स अफेक्ट नहीं हो रही होंगी। बट लेट्स से दूसरे साइड पे आपके पास मैकडॉनल्ड्स है जिसका आप लोगो रीडिज़ाइन करते हो, तो वहाँ पर रिस्क बहुत इन्वॉल्व है। सबसे पहली चीज़ कि उनका लोगो बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ हो रहा है, उनकी पैकेजिंग है, उनके फ्रेंचाइजेस हैं, उनके इवन के यूनिफॉर्म्स हैं और उनके कुछ एरोप्लेन्स भी हैं इनके ऊपर उनका लोगो लगा हुआ है। तो हर चीज़ पे लोगो इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका लोगो अच्छा नहीं बनता, वो यूज़ कर लेते हैं और आगे से मीडिया की क्रिटिक की वजह से लोगों को वो डिज़ाइन पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से उनका जो लोगो है वो चेंज करना पड़ जाता है।
तो जब लोगो चेंज करेंगे तो हर जगह से दोबारा से वो रिमूव करके नया लोगो पुट करेंगे, जिसमें काफी कॉस्ट इन्वॉल्व है। सो इसलिए वैल्यू बेस्ड चार्ज के अंदर आपको क्लाइंट के लिहाज से चार्ज करना होता है। माइट भी आपका नॉर्मल रेट $100 हो, लेकिन अगर क्लाइंट बड़ा है जहां पे आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी है, सर्विस करने हैं, देखना है कि इस क्लाइंट के लिए हम क्या बेहतरीन ऐसी चीज़ लेके आएं या इनका ओवरऑल कल्चर किस तरह का है, उस सब कुछ आप रीड करते हैं, उसके बाद जो लोगो डिज़ाइन करते हैं उसकी ऑब्वियसली प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों ज़्यादा हो जाती है? क्योंकि आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है इसके ऊपर। आपकी कॉस्ट टाइम के सेंस के अंदर कि आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है इसके ऊपर। माइट भी आपको 6 महीने या पूरा साल लगे इनका लोगो डिज़ाइन करने में। ये मेक श्योर करना है कि इनका लोगो ठीक से बने, अच्छा बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो लोगो आगे 10 साल, 20 साल या जितना भी टाइम वो यूज़ करना चाहते हैं वो करेंगे। इसी में एक एग्जाम्पल है कि उबर ने अपना लोगो रीडिज़ाइन करवाया और उसमें क्या हुआ कि लोगों को वो लोगो पसंद नहीं आया। माइट भी आपने ये लोगो देखा ही ना हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां से लोगो रिवर्ट कर लिया, वापस अपने पुराने लोगो पे आ गए, क्योंकि किसी को भी ये लोगो पसंद नहीं आया। लोगों ने इसका मजाक बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उबर को अपना लोगो वापस चेंज करना पड़ा। अब उन्होंने दोबारा से रीडिज़ाइन करके अपना नया लोगो स्टार्ट किया है, बट बीच में उन्होंने रीब्रांडिंग की थी, जिसकी वजह से उनको अपने दोबारा से पुराने लोगों पे वापस आना पड़ा। सो इसलिए इस तरह की चीज़ें आप लोग देखेंगे। सेम यही चीज़ इंस्टाग्राम के साथ हुई थी कि जहाँ पे उन्होंने अपना लोगो डिज़ाइन किया, अपना जो आइकन था इंस्टाग्राम की ऐप का वो डिज़ाइन किया, लेकिन जो यंग जनरेशन थी उनको पुराना लोगो पसंद था, जिसकी वजह से उन्होंने जो ऐप की नई अपडेट्स आ रही थी वो अपडेट करना ही पसंद नहीं की। अगर आप लोग इंस्टाग्राम का पुराना लोगो देखें, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी लास्ट ईयर ही इंस्टाग्राम स्टार्ट किया यूज़ करना, उनको शायद इस बात का आइडिया ना हो, बट जो पुराने यूजर्स हैं उनको आइडिया होगा कि किस तरह से इंस्टाग्राम के लोगों को बुरा कहा गया, उसके ऊपर काफ़ी क्रिटिक हुई, बट इंस्टाग्राम ने अपना लोगो चेंज नहीं किया। और करते करते जो उनकी ऑडियंस थी उनको आइडिया हो गया या उनको एक तरह से आदत हो गई इस लोगो की, और फिर उन्होंने यही डिज़ाइन यूज़ करना शुरू किया। मेन चीज़ ये होती है कि हम जो इंसान हैं हमें थोड़ा सा टाइम लगता है चेंज को एक्सेप्ट करने में, तो इसलिए हमें एज अ डिज़ाइनर या एज अ क्लाइंट कुछ टाइम देना पड़ता है अपने डिज़ाइन को ग्रो करने के लिए। सेम ये चीज़ आप लोग भी देखोगे, फॉर एग्जाम्पल आप फाइवर यूज़ करते हैं, फाइवर भी टाइम के साथ साथ नए इंटरफेस के अंदर चेंजेस कर रहा होता है, और कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो डेवलपर्स को या हमारे फ्रीलांसर्स को पसंद नहीं आते। उनको लगता है कि ये चेंज अच्छा नहीं किया, बट टाइम के साथ साथ हम उसको यूज़ करते जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसकी आदत हो जाती है। तो हमने मेक श्योर ये करना होता है लोगो डिज़ाइन के अंदर। आप लोगों ने अगर लोगो डिज़ाइन पढ़ा भी हो तो आपको अच्छे से आइडिया होगा कि हम उसको टाइम देते हैं ग्रो करने के लिए, लोगों को थोड़ा सा टाइम देते हैं कि वो उसको समझें, और आहिस्ता आहिस्ता जो होता है वो लोगो जो है वो एक तरह से उस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा मेन पर्पस होता है लोगो डिज़ाइन करने के बाद वो कंप्लीट हो रहा होता है। सो इसलिए वैल्यू बेस्ड डिज़ाइन जो है या वैल्यू बेस्ड जो प्राइसिंग है उसके अंदर हमने मेक श्योर ये करना होता है कि हमें पता हो कि क्लाइंट के लिए चीज़ क्या वैल्यू रखती है। अगर आप जस्ट कंपनी का नाम पढ़ के और उसका लोगो डिज़ाइन करते रहेंगे तो आप कभी भी एक अच्छे लोगो डिज़ाइनर नहीं बन सकते। आपने क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करना है कि अगर वो लोगो डिज़ाइन करवा रहा है तो उसकी वजह क्या है, उसको क्यों ये ख्याल आया कि मुझे लोगो डिज़ाइन करना है या लोगो रीडिज़ाइन करवाना है। आप उससे पहले पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैकडॉनल्ड्स आपके पास आता है, अल्लाह करे कि मैकडॉनल्ड्स आपसे लोगो डिज़ाइन करवाए, आप लाइफ में इतने अच्छे डिज़ाइनर बन जाएं, तो इसलिए वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछते हैं कि हमें लोगो डिज़ाइन करवाना है, आप कितना चार्ज करेंगे। तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं $100 चार्ज करता हूँ। लोगो डिज़ाइन के 3 कॉन्सेप्ट हो गए, उसके आपको सोर्स फाइल दी जाएगी, ट्रांसपेरेंट फाइल होगी, HD फाइल दी जाएगी। ये सब नहीं करते आप। बड़े क्लाइंट से आप ये पूछते हैं कि आप लोगो क्यों रीडिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं, लोगो रीडिज़ाइन करवाने का पर्पस क्या है, ठीक है, आपको क्यों ये ख्याल आया कि आपने लोगो रीडिज़ाइन करवाना है। आप उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं। माइट भी उन्हें लोगो रीडिज़ाइन इसलिए करवाना था कि उनकी सेल्स कम हो रही थी। उनको ये लगता है कि वो लोगो चेंज करेंगे तो उससे सेल बेहतर हो जाएगी, या उनका लोगो बहुत पुराना हो गया। तो मेन इश्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि सेल्स कम हो रही है, वहाँ पे उनके लोगो में मसला नहीं है, ठीक है। सो माइट भी आप उनको इस तरह का ब्रांडिंग करके दे दो या उस तरह की कैंपेन रन कर दो उनके लिए, जिससे उनका ओवरऑल जो सेल्स हैं वो बेहतर हो जाए। सो इसलिए जब आप एक अच्छे डिज़ाइनर बन जाते हो तो आप क्लाइंट के प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हो। अगर आपको हैमर चलानी आती है तो फिर दुनिया की हर प्रॉब्लम आपको एक कील ही लगेगी या नेल ही लगेगी कि हर जगह पे आपने वो हैमर यूज़ करनी है, क्योंकि आपको हैमर चलानी आती है। तो इसलिए अगर आपको लोगो डिज़ाइन करना आता होगा तो आपको लगेगा कि बस दुनिया की हर प्रॉब्लम लोगो डिज़ाइन करने से ठीक हो जाएगी। आपको फॉर एग्जांपल अगर सेल्स अच्छी नहीं हो रही, लोगो डिज़ाइन करवाने सेल अच्छी हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट रन नहीं हो रही, वेबसाइट के ऊपर व्यूअर्स नहीं आ रहे,
या कोई वेबसाइट यूज़ नहीं कर रहा तो लोगो डिज़ाइन करवा लें। अगर आपकी ऐप डाउनलोड नहीं हो रही, लोगो रीडिज़ाइन करवा लें। तो उसके अंदर फिर यही चीज़ आ रही थी कि जहाँ भी आप देखते हो कि आपकी कोई इशू आ रहा है, क्योंकि आपको लोगो डिज़ाइन करना आता है, आपके हर किसी को यही कहते हैं कि लोगो रीडिज़ाइन करवा लें, मसला हल हो जाएगा। सो इसलिए कोशिश ये करनी है कि आप जब अच्छे डिज़ाइनर बनो तो आपको पहली चीज़ कि हर तरह का डिज़ाइन क्रिएट करना आता हो, और दूसरी चीज़ कि आप हमेशा क्लाइंट को डायग्नोस करो कि उसको क्या इशू है और उसकी सोल्यूशन क्या है। तब आप फिर जाके 10-10 लाख, 20-20 लाख के डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये फिर $100 तक या $200 तक बात नहीं रहती। ये चीज़ फिर $5000 और उससे ऊपर चली जाती है। और इवन के कुछ लोग 1-1 करोड़ भी चार्ज कर रहे होते हैं कंप्लीट ब्रांडिंग का। वो डिपेंड करता है कि वो उसके अगेंस्ट क्या वैल्यू क्लाइंट को दे रहे हैं। सो इससे जो हमें मेन चीज़ समझ आती है वो ये है कि हम लोगों ने क्लाइंट को प्राइस करना है, जॉब को प्राइस नहीं करना। जॉब को प्राइस करने का मतलब ये है कि आप लोगो डिज़ाइन के अगेंस्ट आपने प्राइस रखी हुई $100 की, आप हर जगह पे वही प्राइस दे रहे हो। लेकिन क्लाइंट को प्राइस करने का मतलब ये है कि क्लाइंट के नज़दीक उस चीज़ की क्या वैल्यू है, वो कितनी वैल्यू देता है इसको, उसके लिए ये डिज़ाइन कितना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी स्टार्ट कर रहा है पर्सन, उसको जस्ट एक लोगो चाहिए मेक श्योर करने के लिए कि उसकी जस्ट जो वेबसाइट है उस पर कोई लोगो लगा हो, तो वो माइट भी $10 में अपना लोगो डिज़ाइन करवा ले। लेकिन अगर आप $10 वाले क्लाइंट के साथ काम करोगे, वो आपको उतना ही माइट भी तंग भी करे, क्योंकि जिस कंपनी का लोगो ही एक लार्ज साइज पिज़्ज़ा से भी सस्ता है, तो आप खुद सोचें कि उस कंपनी का ओवरऑल वैल्यूज़ कैसी होंगी। सो इसलिए हम लोग, जितना छोटा क्लाइंट होगा वो आपको उतना ज़्यादा तंग करेगा, जितना बड़ा क्लाइंट होगा वो उतना प्रोफेशनल होगा, वो उतना अच्छे से आपके साथ काम करेगा। वो माइट भी आपके लोगो में जस्ट कलर चेंज करवाने के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करे कि ये रिवीजन आप कर रहे हो तो मैं इसके लिए एक्स्ट्रा पे करता हूँ। लेकिन कुछ क्लाइंट इस तरह के होंगे जो आप कम पैसों में क्लाइंट के साथ काम कर रहे होगे, वो क्लाइंट इवन कि आपसे मजीद कॉन्सेप्ट्स का कहेंगे कि मुझे मजीद कॉन्सेप्ट्स चाहिए, जो आपने सेंड किए मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आए, तो आप मुझे मजीद कॉन्सेप्ट्स इन्हीं पैसों में बना के दो क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पैसे दे दिए। तो जैसे आप टाइम के साथ साथ अपने जो ओवरऑल प्राइस ज़्यादा कर रहे होगे, उस तरह आपके क्लाइंट्स भी बेहतर होते जाएंगे। लेकिन इस चीज़ में कभी आपने ऐसा नहीं करना कि डायरेक्ट आप टॉप पे जाने की कोशिश करो कि पहला जो गिग क्रिएट किया वही $500 से स्टार्ट कर रहे हो। इस तरह नहीं करेंगे। हम इन सब को फेस करते हुए फिर टॉप पे जाएंगे, और तब जाके वहाँ पे फिर इन चीज़ का या इन काम को करने का मज़ा भी आता है। ठीक है, सो इसलिए आप लोगों ने अभी जो अपनी प्राइसिंग रखनी है वो बहुत ज़्यादा $5 या $10 से स्टार्ट नहीं करनी, वो बहुत ज़्यादा आपने लो नहीं रखनी। आप खुद से लोगो डिज़ाइन कर रहे हो, आपका अपना एक प्रोसेस है, तो मेक श्योर ये करना है आपने कि आपकी जो प्राइस हो वो आपके डिज़ाइन को जस्टिफाई कर रही हो। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट स्ट्रेटेजी आती है वो है इक्विटी बेस्ड चार्ज। उसमें अब थोड़ी सी आपके लिए न्यू चीज़ होगी। इक्विटी बेस का मतलब ये होता है कि आप कंपनी को डायरेक्ट कैश में चार्ज नहीं कर रहे होते, आप उनको ये कहते हो कि मैं आपके लिए डिज़ाइन क्रिएट करूंगा, और आप अपनी जो आपका रेवेन्यू आएगा या आपका जो भी फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट आ रहा होता है उसमें से कुछ परसेंटेज आप मुझे देते रहेंगे हर साल या हर महीने, जो भी आपका ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। अब ये बड़े मज़े की चीज़ है देखने में, और हर डिज़ाइनर ये चाहता है कि मैं इक्विटी बेस्ड चार्ज करूं, ताकि मैं एक दफ़ा डिज़ाइन कर दिया उनको और मुझे फिर हर साल उसके अगेंस्ट पैसे मिलते रहें। ये स्ट्रेटेजी बहुत रेयर यूज़ होती है, लेकिन अगर आप किसी जगह पे यूज़ करते हो तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको जस्ट एक दफ़ा डिज़ाइन करना है और आपको एनुअली उसके अगेंस्ट पैसे मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप करीम को देखें अगर, या ऊबर को देखें, वो लोग अपना ओवरऑल सिस्टम इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं कि एक इवन के रिक्शे वाला भी उनकी ऐप यूज़ कर सके, और एक कंपनी का सीईओ है जिसने किसी जगह पर ट्रैवल करना है वो भी उनके ऐप को यूज़ कर सके। तो दोनों जो यूज़र्स हैं उन दोनों का बैकग्राउंड डिफरेंट है। आपने एज अ डिज़ाइनर इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करके देना है उनको। फॉर एग्जाम्पल आपने बटन को यहाँ प्लेस करना है, कलर इतना क्लियर रखना है, या ओवरऑल स्टाइल इस तरह का रखना है, या टेक्स्ट इतना इजी यूज़ करना है कि एक रिक्शा ड्राइवर भी ऊबर की ऐप यूज़ कर सके और एक कंपनी का सीईओ भी उसको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो कि ये एक ऐप बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। तो इसलिए आपने दोनों का बैलेंस रखना होता है। इसमें क्या है कि अगर ऐप में ज़्यादा डाउनलोड्स होंगे तो फ़ायदा कंपनी को हो रहा है, ऊबर को हो रहा है। अगर डाउनलोड्स नहीं होते तो नुकसान भी ऊबर को हो रहा है। तो ऊबर क्या करेगी कि वो आपको इसमें इन्वॉल्व करने के लिए, इसके फ़ायदे और नुकसान में इन्वॉल्व करने के लिए आपको अपनी कंपनी की कुछ इक्विटी दे देगी, कि जहाँ पे उनको लगेगा कि अब ये जो डिज़ाइनर है ये मज़ीद ध्यान से काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो अपने पैसे लेके जस्ट साइड पे हो जाएगा, वो यहाँ पे मेक श्योर कर रहा होगा कि डिज़ाइन अच्छा बने, ताकि ऊबर के ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड्स हों, और फिर ज़्यादा डाउनलोड होने पे जो कंपनी है वो डिज़ाइनर को भी साथ साथ ज़्यादा पे करेगी।
इसी तरह से ये इक्विटी बेस्ड चार्ज जो है वो आपके इवेंट्स की डिजाइन में भी होता है कि जहां पे आप लोग फॉर एग्जाम्पल किसी इवेंट की कंप्लीट ब्रांडिंग करके दे रहे हो, पोस्टर डिजाइन करके दे रहे हो, सोशल मीडिया पे उनकी कैंपेन रन कर रहे हो, सारा कुछ इवेंट का कवरेज जो है वो आप करके दे रहे हो। तो उस इवेंट की कवरेज के अंदर हम क्या करते हैं कि हम उनको कहते हैं कि इवेंट के ऊपर जितने भी लोग आएंगे या उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा उसमें से इतना परसेंट जो प्रॉफिट है वो डिजाइनर के पास जाएगा। तो उस केस में जो डिजाइनर होता है वो फिर और ज्यादा मेहनत कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता है कि इसके अगेंस्ट जो पैसे आएंगे वो मेरी मेहनत पे डिपेंड करते हैं। सो इक्विटी बेस्ड चार्ज अभी काफी रेयरली यूज होता है, बट इसके फायदे काफी ज्यादा हैं। नुकसान इसका ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका डिजाइन बेशक जितना मर्जी अच्छा बना होता, लेकिन किसी वजह से वो कंपनी लॉस में चली गई, वो जो इवेंट था वो नहीं हो पाया, तो आपको फिर आपके पैसे नहीं मिलते। सो जहां इसका फायदा है वहीं इसका नुकसान भी होता है। सो आप लोगों ने इन तमाम स्ट्रेटेजीज को जब अप्लाई करना है तो देखना है कि क्लाइंट किस तरह का है, और आप कभी भी क्लाइंट को मेंशन नहीं करते कि मैं आपको प्रोजेक्ट बेस्ड चार्ज कर रहा हूं या वैल्यू बेस्ड चार्ज कर रहा हूं। ये जस्ट आपकी अपनी एंड पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आपके लिए जो भी क्लाइंट आता है वो एक नया क्लाइंट होता है। आपने खुद देखना है कि मैंने इसको प्रोजेक्ट बेस्ड चार्ज करना है या इसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल सिंपल है, मुझे इसके अंदर कोई इतना इशू नहीं है, ना ये बहुत बड़ा कोई ब्रांड है, मैं सिंपल अपने जो $100 का मेरा एक पैकेज है उसके अगेंस्ट में इससे चार्ज कर लेता हूं। या क्लाइंट आके कहता है कि मुझे ओवरली आपको पे करना है ताकि मुझे पता हो कि आप कितने आवर्स मेरे काम पे लगा रहे हो, वहां पे आप उसको ओवरली चार्ज कर लेते हो। नेक्स्ट आपके पास कोई बहुत बड़ा क्लाइंट आता है और वो ये कहता है कि मैं लोगो डिजाइन करवाना चाहता हूँ, हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, मुझे उसके लिए डिजाइनर चाहिए। तो वहां पे फिर आप उसको कोई एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहे होते, पहले आप उससे पूछते हैं, उस डायग्नोस करते हैं कि आपको लोगो डिजाइन क्यों चाहिए, ठीक है, और फिर उसी लिहाज से प्राइस कर रहे होते हैं। वो प्राइस आपने कैसे सेंड करनी है उसको हम आगे चल के भी देखते हैं कि हमने किस तरह से क्लाइंट को प्राइस रेंज बतानी है। कोई एग्जैक्ट प्राइस हम नहीं बता देते फौरन से, हम प्राइस रेंज बताते हैं क्लाइंट को, तो वो अभी आगे चल के हम देखते हैं। तो इसको आपने यहाँ पे क्लियर करना है कि आपने क्लाइंट को नहीं कहना कि मैं आपको कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर प्राइस सेंड कर रहा हूँ, आपने अपने एंड के ऊपर देखना है कि मैंने इस क्लाइंट को किस तरह से चार्ज करना है। तो नेक्स्ट चीज आ जाती है कि प्राइस रेंज कैसे सेंड करें, क्लाइंट को कैसे बताएं कि ओवरऑल इस काम के पैसे कितने लगेंगे। उसके लिए हम लोगों ने पहले कोशिश ये करनी होती है क्लाइंट से उसका बजट पूछ लें। फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा क्लाइंट आता है, उससे हम उसका बजट पूछ लेते हैं कि ओवरऑल आपने इस काम के लिए कितना बजट साइड पर रखा हुआ है। सो अगर क्लाइंट बजट बता देता है फिर तो चीज काफी इजी हो जाती है। बट कहा यह जाता है कि ये एक इनफाइनाइट लूप है। क्लाइंट से हम पूछते रहते हैं कि आपका बजट क्या है, और क्लाइंट हमसे कहता रहता है कि आप अपनी प्राइस बताएं कि आप इस काम के कितने पैसे लेते हैं। हमारी कोशिश होती है कि क्लाइंट हमें बजट बता दे ताकि हमें आइडिया हो जाए, क्योंकि ये लोगो है, आपने जो चीज डिजाइन करनी है, अगर आप वो $10 में डिजाइन कर रहे हो, आपने तो अपने उसी स्टाइल के अंदर डिजाइन करनी है। अगर क्लाइंट उसके लिए ज्यादा पे कर देता है तो ऑब्वियसली फायदा आपका होगा। सो इसलिए हमने चेक करना होता है क्लाइंट का ओवरऑल बजट कितना है, या ऐसा ना हो कि हम लोग $100 चार्ज करते हैं लोगो डिजाइन के लिए और क्लाइंट को सारी इन्फॉर्मेशन हमने बताई, सारी रिक्वायरमेंट, अपने पोर्टफोलियो दिखाया, सब कुछ करते रहे और एंड में क्लाइंट आगे कहता है कि मेरा बजट तो $30 का है। सो इसलिए हम पहले कोशिश कर रहे होते हैं कि क्लाइंट का हम लोग बजट चेक कर लें, फिर उस लिहाज से हम क्लाइंट को परस्यू करते हैं। सो अगर फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट बजट बता देता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर क्लाइंट बजट नहीं बताता तो फिर हम उसको आगे किस तरह से प्रोसीड करते हैं, हम किस तरह से उसको अपनी प्राइस रेंज बताते हैं, उसकी मैंने कुछ एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है ताकि आपको आइडिया हो कि क्लाइंट को प्राइस बतानी किस तरह से। लेट्स से क्लाइंट अभी हमें बजट नहीं बता रहा, वो हमारी प्राइस का वेट कर रहा है, वो हमें कह रहा है कि प्राइस बताओ। हम क्लाइंट को मैसेज करते हैं कि मैं नॉर्मली $800 से लेके $400 तक ब्रांडिंग का चार्ज करता हूँ। ब्रांडिंग, आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा ब्रांडिंग क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगो डिजाइन करके दे रहे हो, बिजनेस कार्ड डिजाइन कर रहे हो, स्टेशनरी डिजाइन कर रहे हो, वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, यानी कि उसकी तमाम जितनी भी चीजें उसकी ब्रांड से ताल्लुक रखती हैं, उसकी कंपनी से ताल्लुक रखती हैं, आप उन सबको डिजाइन करके उसको दे रहे हो। सो हम लोगों ने यहाँ पे उसको कोट किया कि मैं $800 से लेके $400 तक आपको चार्ज करूंगा। अब थोड़ा इसमें देखिएगा कि हम लोगों ने जो छोटी अमाउंट थी $400 वो शुरू में नहीं रखी, हम लोगों ने $800 को शुरू में रखा है। उसकी वजह यह है कि हमारे जो माइंड की साइकी है वो कुछ इस तरह चलती है कि जैसे हम लोग बड़ी अमाउंट को या बड़ी वैल्यू को पहले देखते हैं तो हमारा माइंड ये बताता है कि ये एक्चुअल एक एंकर पॉइंट है, जैसे आप लोगों ने इलस्ट्रेटर में पढ़ा, उसी तरह से हमारा माइंड भी एक एंकर पॉइंट क्रिएट कर लेता है, एक लिमिट क्रिएट कर लेता है, और उसी तरह से हमारा माइंड फिर काम करते हुए बताता है कि $800 से जैसे हम दूर जाते जाएंगे जो ओवरऑल काम की क्वालिटी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, सेम इस तरह से फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप में जाते हो और आप कहते हो कि मुझे एक वॉच लेनी है या घड़ी लेनी है, आप गिफ्ट करना चाह रहे हो, अपने लिए लेना चाह रहे हो,
तो आप उससे कहते हो कि मुझे घड़ी लेनी है। वो आपसे पूछता है कि आपका बजट कितना है। अब आप एग्जैक्टली उसको बताओगे तो नहीं कि मैं 2000 है या मुझे 1000 रुपये में दिखा दो या 3000 में दिखा दो, क्योंकि आपको पता है कि फिर वो उसके अंदर उसी प्राइस के अंदर कम वाली चीज़ मुझे दिखा देगा और उसको पता चल जाएगा मेरे पास पैसे कितने हैं। ये टेक्निक आप जानते हैं। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम उससे कहते हैं कि नहीं, आप बताओ कि आपके पास जो वॉच हैं उनकी ओवरऑल रेंज क्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो हमें कहता है कि हमारे पास 1000 से लेके और 10,000 तक की तमाम वॉचेज हैं, तो आप क्या करोगे, आपको माइंड में पता चल गया कि 1000 से लेके और 10,000 तक यहाँ पे प्राइस में वॉच है, तो मैं अगर 2000 3000 की प्राइस में वॉच लूंगा तो वो एक अच्छी वॉच मुझे मिल जाएगी। लेकिन अगर वही शॉपकीपर आपको रिवर्स करके बताता है कि हमारे पास 10,000 से लेके और 1000 रुपए तक की वॉचेज हैं, आपके फौरन माइंड में आएगा कि 10,000 से मैं जैसे दूर जाता जा रहा हूँ, जो क्वालिटी है वॉच की वो गिरती जाएगी। सो मैं आखिर कितना दूर जा सकता हूँ क्वालिटी से। इसलिए फिर आपकी कोशिश ये होगी कि आप दरमियानी किसी प्राइस के अंदर वॉच ले लें, ताकि वो बहुत ज़्यादा बुरी भी ना हो और बहुत ज़्यादा महंगी भी ना हो। सो इसमें क्या हो रहा होता है कि आप अपनी जो एक्चुअल आपका बजट होता है आप उससे थोड़ा सा एक्सीड करते हो, मेक श्योर करने के लिए कि आपको उसके अगेंस्ट वैल्यू मिल रही हो। तो हम लोग यहाँ पे जब क्लाइंट को चार्ज कर रहे हैं $800 से लेके $400 की जो हमने रेंज बताई है, हम देखना चाह रहे हैं कि वो कहाँ पे फॉल करता है। और आपने ये मैसेज करने के बाद उसका वेट करना है, उसकी रिएक्शन का वेट करना है। आपने फौरन से ये मैसेज नहीं कर देना क्लाइंट को, इन केस अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा, ये प्राइस मैंने वैसे ही बताई हुई है, अगर आपका इसमें नहीं फॉल करा बजट तो आप मुझे अलग से प्राइस बता दो, फिर उस प्राइस में काम कर लेंगे। आपने उनकी रिएक्शन का वेट करना है, देखना है कि वो क्या रिप्लाई करते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट का रिप्लाई आता है $800 हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, हम $800 के अंदर काम नहीं कर सकते, ये हमारे बजट से बहुत ज़्यादा है। अब उसने बता दिया कि बजट से ज़्यादा है $800, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको पहला रिप्लाई ये करेंगे कि मैं माइंड में कुछ ज़्यादा चीज़ें बना रहा था आपके लिए और आपको शायद वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रांडिंग है एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसमें आप काफ़ी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। तो आप क्लाइंट से कह सकते हो कि मैं अपना स्कोप कम कर लेता हूँ, आपको कम चीज़ें डिलीवर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, आप अपना बजट बताएं तो हम लोग उससे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को देखें तो हम लोगों ने क्लाइंट के साथ क्या किया कि जस्ट एक साइकोलॉजी को यूज करते हुए हमने पहले क्लाइंट से पूछा कि आपका बजट क्या है। उसने बजट नहीं बताया, वो हमारी प्राइस का वेट कर रहा था कि जो भी ये प्राइस बताएगा मैं फिर उसके अगेंस्ट देखूंगा कि हमारा ओवरऑल इतना बजट है कि हम उसके अंदर ब्रांडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नॉर्मली जो क्लाइंट होते हैं वो प्राइसेस ले रहे होते हैं चेक करने के लिए कि इस काम के ओवरऑल कितने पैसे लग सकते हैं हमारे, तो उन्होंने कोई स्पेसिफिक बजट नहीं रखा होता। सो नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमने क्लाइंट को कहा ठीक है, हम जो इस काम के लिए चार्ज करते हैं वो $800 से लेके $400 तक है। हम लोगों ने जो बड़ी अमाउंट थी वो शुरू में बताई ताकि क्लाइंट को आइडिया हो जाए कि $800 से जैसे वो दूर जाएगा उसकी जो क्वालिटी होगी वो कम होती जाएगी। सो क्लाइंट ने कहा कि $800 जो है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है, आप मुझे इससे कम चार्ज करें। तो हम क्या करेंगे कि हम उसको $600 या $400 के दो पैकेजेस क्रिएट करके सेंड कर देंगे कि अगर आप $600 के अंदर हमसे काम करवाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें मिल रही होंगी, अगर आप $400 के अंदर काम करवाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल रही होंगी। सो इसलिए हमें एक आइडिया हो गया कि क्लाइंट का बजट कहाँ पे फॉल करता है। हमारी इसलिए कोशिश ये होती है कि जब भी हम लोग क्लाइंट को कोट करें तो हमेशा पहले उससे उसका बजट पूछ लें। अगर उसको बजट नहीं पता, उसको आइडिया नहीं है कि इस काम के पैसे कितने लगेंगे, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि फिर हम लोग क्लाइंट को इस तरह से क्लाइंट को अपनी एक रेंज सेंड करते हैं, फिर उसके बाद जो क्लाइंट का रिप्लाई आता है फिर उस तरह से हम लोग प्रोसीड करते हैं। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने पहले ये देखा कि हम लोगों ने अपने गिग के पैकेजेस को या गिग को किस तरह से प्राइस करना है। आप लोगों ने जो ओवरऑल अभी तक डिज़ाइन क्रिएट किए हैं उनको आप कंपेयर करो बाकियों के डिज़ाइन के साथ और फिर देखो कि आपका जो डिज़ाइन है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। आई एम श्योर कि वो बुरा डिज़ाइन नहीं होगा, क्योंकि आप एक चीज़ सीख के उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। सो इसलिए टाइम के साथ साथ आपने उसको इम्प्रूव भी करना है ताकि आपकी प्राइस भी इम्प्रूव हो सके। आप साथ साथ कुछ और मजीद डिज़ाइनर्स का काम भी देखोगे कि जिन्होंने $5 या $10 के अंदर लोगो डिज़ाइन कर रहे होंगे। ये वो लोग होंगे मैक्सिमम कि जो YouTube के ऊपर एक वीडियो देख के खुद को डिज़ाइनर कह रहे होते हैं कि मुझे लोगो डिज़ाइन करना आ गया है। उनको प्रोसेस का बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि लोगो एक्चुअल में डिज़ाइन होता किस तरह से है। वो जस्ट इंटरनेट से कुछ टेम्पलेट्स लेके उसको डिज़ाइन करके क्लाइंट को दे रहे होते हैं। सो वहाँ पे उनको उसी तरह का क्लाइंट भी मिल रहा होता है। आपने इस चीज़ को कभी माइंड में नहीं रखना या परेशान नहीं होना इस चीज़ से कि वो $10 में या $5 के अंदर आपका क्लाइंट ले जाएंगे या आपसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। याद रहे कि जो $10 या $5 वाला जो क्लाइंट होगा उसका माइंडसेट भी इसी तरह का होगा कि मैं $10 के अंदर जल्दी से अपना लोगो डिज़ाइन करवाऊँ और फिर उसको यूज़ कर लूँ।
सो इसलिए आप लोगों ने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि आप लोग एक अच्छे प्राइस के साथ एक अच्छे क्लाइंट को स्कोर करें, जिसके साथ आप काम करने से कुछ सीखें भी। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हम लोग अगर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट किसी को चार्ज कर रहे होते हैं या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट चार्ज कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम लोगों ने किस तरह से क्लाइंट को कोड करना है, उसके हमने 4 स्ट्रेटजीज देखी हैं, जिसके अंदर एक प्रोजेक्ट बेस्ड चार्ज है, एक आवरली रेट चार्ज है, फिर हमारे पास वैल्यू बेस्ड चार्ज था और लास्ट में हम लोगों ने इक्विटी बेस्ड चार्ज देखा है। मेरा एंडिंग नोट आप लोगों के लिए ये है कि क्लाइंट को प्राइस शायद याद रहे ना रहे, वो क्वालिटी हमेशा याद रखिएगा। आप जो भी चार्ज कर रहे हो उसको, आप उसके अंदर उसको वैल्यू भी डिलीवर करें। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि एक क्लाइंट बहुत बड़ा है या बहुत बड़ा बजट है उसका, तो मैं उसको चार्ज कर देता हूँ ज़्यादा सारे पैसे और वो सारे पैसे मुझे मिल जाएंगे, लेकिन मैं लोगों उसको जस्ट $50 या $100 वाला बना के दूंगा, जस्ट 2-3 कॉन्सेप्ट बना दूंगा, इंटरनेट से कुछ आइडियाज लेके उनको मिक्स करके बना दूंगा, तो फिर ये चीज़ वहां पे नहीं होगी। क्लाइंट माइट भी उस टाइम चला जाए, उस टाइम वो खुश हो जाए डिज़ाइन से, लेकिन कल को कोई और पर्सन आके उसको दिखाता है कि ये देखें इंटरनेट के ऊपर ये लोगो ऑलरेडी बना हुआ था जो आपको किसी ने इसी तरह से कलर चेंज करके दे दिया है। तो आप खुद सोचें कि उस क्लाइंट को ये चीज़ कितनी अफेक्ट करेगी। आप लोगों ने इस तरह का कुछ भी टेस्ट नहीं करना, ना ट्राई करना है। मेक श्योर ये करें कि जो भी आप लोग डिज़ाइन कर रहे हो वो यूनिक हो, वो आपका अपना बनाया हुआ डिज़ाइन हो, और जब आप यूनिक और कस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं फिर आप उसके अंदर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे होते हो, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हो, फिर आप चार्ज भी उसी लिहाज से करते हैं। हम लोगों ने देखना है कि जब भी हम लोग क्लाइंट को चार्ज कर रहे हो, हम साथ में उतनी वैल्यू भी प्रोड्यूस कर रहे हो। आई होप आप लोगों के लिए प्राइस सेट करना थोड़ा ईजी हो गया होगा, और याद रहे कि ये जो मेथड है ये आप लोगों का फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा जब आप लोग रेगुलर क्लाइंट के साथ काम कर रहे होंगे। अभी क्योंकि आप लोगों का स्टार्ट है, अभी आप लोग माइट भी 1 या 2 क्लाइंट के साथ काम कर रहे होंगे, तो उस जगह पे आपकी शायद ये स्ट्रेटजी इतनी ज़्यादा यूज़ ना हो। बट टाइम के साथ साथ जैसे आप लोग एज अ डिज़ाइनर ग्रो करोगे, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। तो आप लोग कोशिश करें कि आज जो चीज़ें आपने सीखी हैं उनके नोट्स क्रिएट कर लें, अपने पास कहीं लिख लें, ताकि कल को आप लोग इजीली इसको इस्तेमाल कर सकें। एंड थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। अल्लाह हाफिज़।